की पता होनी चाहिए, वो है सेट थ्योरी का बेसिक। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट की डेफिनेशन देखो, ऐसा पिछले कुछ सालों में मैं देखा हूं पेपर पैटर्न में, सीबीएसई में, आईसीएसई और सीजी का मैं पूरा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन सीबीएसई में ये क्लियर है कि कुछ क्वेश्चन 9th के सिलेबस से 10th में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस 11th के सिलेबस के 12th में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत वो पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा नहीं, 1 या 2% क्वेश्चन। तो जैसे सेट है, तो सेट का डेफिनेशन क्या होता है? करेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट्स होता है। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के यूजुअली 3 तरीके हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा ग्राफिकली जो हम शो करते हैं उसको, है ना, वेन डायग्राम वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आपको सेट्स का बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और क्लास 11th में भी रिलेशंस और फंक्शंस थे, और उसमें हम क्या करते थे, रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या थी, वो सारी चीजें हम पढ़ते थे। ठीक है, रिलेशंस को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद होंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन ये शायद नहीं पढ़ा था, शायद तक नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है, प्रीरिक्विजिट्स है। और इस बार क्या है, तो इस बार रिलेशन एंड फंक्शन में 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें 3 कैटेगरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। और दूसरा है टाइप ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन में भी 2 कैटेगरी है, 1 1 ऑन 2। अगर फंक्शन ये दोनों होता है तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव या 1 1 ऑन 2 दोनों कहते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये तो फिक्स है कि दोनों से एक एक क्वेश्चन आएगा। अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों से, क्या आप इन सब का मतलब जानते हो? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करने वाले। कैपिटल एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल जेड इंटीजर्स। कैपिटल क्यू रैशनल। आर रियल। जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है ये भी क्लियर है। 2 फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर। लेफ्ट साइड में कौन सा फॉर्म है, राइट साइड में कौन सा फॉर्म है? राइट साइड कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल वो थर्ड वाले को देखोगे, 1 2 3 1 2 3 6 9 18, इसका सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए। क्या लिखा है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 80। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम वो रूल लिखते हैं जो वो एलिमेंट में फॉलो हो रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ सेट्स के बेसिक कंसेप्ट और पता होने चाहिए। एम्प्टी सेट, नल सेट किससे डिनोट करते हैं नल सेट को? पाई से। पाई मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट, काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है। इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स मतलब सारे एलिमेंट सेम हो 2 सेट्स में तो इक्वल सेट्स। सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है। सबसेट पता है सबको क्या होता है? एक छोटा सा मैं सेट लिखता हूँ, सेट ए। सपोज उसके एलिमेंट हो गए 1 2 3। बताओ उसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक तो ओनली 1 आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा? ओनली 2 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? ओनली 3। नेक्स्ट 1 2 आएगा, ये भी आएगा ना। और क्या आएगा? 2 3। और कौन सा आएगा? 1 3। और कौन सा आएगा? और बताओ। 1 2 3 पूरा का पूरा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? नल सेट, ये आएगा। और कुछ आ सकता है क्या? बस इतना ही। कितने सबसेट बने इसके? कितने सबसेट बने टोटल? 8। क्या ये क्लियर है? अगर मैं यहां पर एक और लिखता हूं 5 10, ये एक सेट है। बताओ उसके कितने सबसेट बनेंगे और क्या क्या होंगे? बोलते जाओ, क्या क्या सबसेट होंगे इसके? एक तो होगा 5 अकेला, एक होगा 10 अकेला, और एक और क्या होगा? 5 और 10 दोनों मिलके, और एक और क्या होगा? नल सेट जिसमें कुछ नहीं होगा। तो इसके कितने सबसेट बने? 4।
अगर मान लो मैं एक और सेट लिखता हूं 1 2 3 4, बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे? हाँ, इसने बोला 16 और बाकी लोग क्या बोलते हैं 12 और नहीं पता। तो ये सबको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एकदम सिंपल रूल है 2 की पावर n। तो n मतलब कितने एलिमेंट है, जैसे इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे 2 की पावर n। इसमें कितने एलिमेंट थे 2, तो कितने सबसेट बने 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 4 मतलब कितना हो गया 16। 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4। इसमें 3 एलिमेंट थे मतलब 2 की पावर 3, तो कितने सबसेट बने 8। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करो कॉपी में, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर ए गिवन सेट, फॉर ए गिवन सेट with n elements is 2 raised to power n, is 2 raised to power n। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया जो लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक आधा एग्जांपल भी दे दो ताकि ध्यान में रहे। 2 4 6 8 मान लो ये हो गया, तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 है और नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 मतलब कि 16 होगा। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका। ठीक है दृष्टि, समझ में आ गया नंबर ऑफ सबसेट्स? ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है सेट थ्योरी के बारे में, ये सब मैं पूरा 11th के वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है ना। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, इसका मतलब क्या है, किसको पता है? याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, इरेज कर दूं ये पूरा मैं? चलो थोड़ा याद करना। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा है लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूं उसको देखना। ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां तक की चीज समझ में आ गई? एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल टू 5। इस चीज का मतलब क्या हुआ, x एक रियल नंबर है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। अब कौन कौन से नंबर आएंगे इसके बीच में बताओ? 2 3 4 5 बस, या कुछ और भी? क्यों 1.1 नहीं आएगा क्या? 2.2 नहीं आएगा क्या? 3.3 भी तो आएगा। इसने ये थोड़ी नहीं बोला कि नेचुरल नंबर, इसने क्या बोला रियल नंबर। रियल नंबर तो वो सारे हैं, चाहे वो रैशनल हो या इररैशनल हो। तो इसका मतलब ये किन नंबर्स की बात कर रहा है, वो नंबर जो 1 से लेके 5 के बीच में आते हैं, सारे के सारे नंबर्स, नंबर लाइन से बता रहा हूं, एक्सक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 5। एक्सक्लूडिंग 1 क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडिंग 5 क्योंकि यहां स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब 5 इंक्लूडेड है। क्लियर हो गया ये चीज? सो ऑल द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 5, ये पूरा का पूरा इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये चीज समझ में आ गई? और इसी को एज अ सबसेट ऑफ आर हम कैसे एक्सप्रेस करते, तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ओपन इंटरवल 1 5 और यहां पर क्या जाता है क्लोज्ड इंटरवल। याद आया ये चीज? ये इंक्लूजन बताता है, ये एक्सक्लूजन बताता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है कब? क्लास 11th में पढ़ी है सेट थ्योरी के अंदर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में छोटी सी चीज बदल जाती, यहां इसकी जगह पे x बिलोंग्स टू n होता, तो आपका आंसर क्या होता जो आप लोग बोल रहे थे? कौन सा आंसर होता? 2 3 4 एंड 5। और अब हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते? ये वाला ब्रैकेट यूज करते, कर्ली ब्रैकेट्स। क्या ये समझ में आ गया? तो कर्ली ब्रैकेट्स है मतलब उनके अंदर जो जो एलिमेंट्स लिखे हैं सिर्फ वही उस सेट के एलिमेंट है। लेकिन अगर स्क्वायर ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट है ना, तो उसका मतलब ये दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसके बीच के सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू है। क्या ये क्लियर हो गया?
तो जल्दी से इस चीज को नोट डाउन करो, इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है कई जगह पे। ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ना, बाकी तो चीजें रिकॉल हो जाएंगी पूरी की पूरी। अच्छा, ऑनलाइन में और कौन है? कौन ज्वाइन किया? सार्थक। इरेज कर दूं, ये पूरा हो गया तो? चलो नेक्स्ट आते हैं इस चीज पे, पावर सेट। पावर सेट देखो क्लास 11th में ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है और ज्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन में है जो थोड़ा हाई मतलब डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, तो समझ लो। किसी को पता है क्या पावर सेट क्या होता है? सर 2n-1 होता है ना उसका फॉर्मूला, आ, एवरी सबसेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, 2n-1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है शायद, ठीक है, नंबर हाँ ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन अभी किसी ने बोला, क्या बोला? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, करेक्ट। तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जैसे अगर मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है फॉर एग्जांपल 1,2, तो उसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे? ओनली 1, ओनली 2, और क्या बन जाएगा? 1,2, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा? नल सेट, मतलब कि 5। तो इन सारे सबसेट्स को अगर एक सेट के अंदर लिख दिया हमने, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट, और उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। क्या ये क्लियर हो गया? सो पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 2n, जो भी इस ए के अंदर जितने एलिमेंट है 2n, ये इतने एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर बोल देता है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स कितने होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स कितने होंगे, तो इसने जो फॉर्मूला बोला 2n-1, तब वो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वर्डिंग्स को ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये एग्जांपल लिख लो पावर सेट ऑफ ए का। कई बच्चे ये पी ऑफ ए को ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समझ लेते हैं, वो नहीं है, कंफ्यूज मत होना ना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पेपर में भी क्लैरिफाई करता है, इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कई क्वेश्चन में देखा मैंने। ओके, लास्ट आते यूनिवर्सल सेट्स पे। ये भी आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक्चुअली वो सेट होता है जिसके सारे सबसेट होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, कुछ सेट्स के एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास 1, 3, 5, 7 ये कुछ नंबर्स का सेट है, तो ये कौन से नंबर्स है? ऑड नंबर्स। अगर मैंने एक दूसरा सेट लिया 2, 4, 6 सेट, ये वाला दूसरा सेट है इवन नंबर्स का सेट। अब इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? मतलब ऐसा कौन सा सेट है जिनके ये दोनों सबसेट हैं? कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर का ये सबसेट है, तो इनके लिए नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझ में आया सबको ये चीज? हटा दो फिर ये पूरा। तो ये पूरा पूरा सेट थ्योरी का प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होना चाहिए रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। ये याद होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। एक छोटे छोटे एग्जांपल से लेता हूं। अगर मान लो सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है 2, 3 या 2, 5, 7, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक, ठीक है। अब मुझे एक एक करके बताओ, यूनियन ऑपरेशन जो होता है ए यूनियन बी, बताओ ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट को मिला देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 5 एंड 7। क्या ये क्लियर हो गया ऑपरेशन? ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या आएगा इसमें? ओनली 2।
नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा? तो ए में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो बी के अंदर आ रहे हैं, तो क्या बच जाएगा? 1 और 3। तो ए माइनस बी के अंदर क्या आ जाएगा? 1,3। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ बी माइनस ए क्या आएगा? बी में से वो हटा दो जो ए के अंदर आया, मतलब 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 5,7। और लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो एक बात मुझे ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो, तो यूनिवर्सल 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, उसमें अगर इसको हटा देंगे तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। ये जो अभी ऑपरेशंस है वो अभी रिलेशन फंक्शन में थोड़ा कम यूज होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। और स्पेशली ये सब चीजें जो है ना, इनका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी एकदम क्लियर होना चाहिए। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे? एक चीज इधर पे ध्यान से देखो, अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि इसको नोट कर लेना अभी के अभी। ठीक है। बाकी फिर जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तब तो वो सारी चीजें करेंगे ही, फिर भी अभी देख लेना। तो ये जो ऊपर रेक्टेंगल दिख रहा है, वो रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ तो? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हो गया हमारे पास सेट बी। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है इंटरसेक्शन को। तो ये वाला रीजन जो है, ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या हो गया? 2। ठीक है। और यहां पर क्या आएगा फिर बताओ? इस जगह पे क्या क्या आएगा? 1, 2, 3। तो 2 तो आ गया कॉमन में, तो क्या बच गया? 1,3। तो यहाँ 1,1 और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी के अंदर क्या आएगा बताओ? बाकी 5 और क्या आ जाएगा? 7। और इसके बाहर क्या आएगा बताओ? यूनिवर्सल के अंदर 1 से लेके 10 है, तो 1, 2, 3, 5, 7 आ चुका है, तो क्या क्या बच गया हमारे पास? 4, 6, 8, 9 और 10। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं? अब एक एक करके चीजें बताना। ए इंटरसेक्शन बी तो समझ गए कौन सा रीजन है। ए यूनियन बी कौन सा रीजन है? दोनों सर्कल को मिला दो तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा रीजन होगा? दृष्टि कौन सा रीजन होगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों सर्कल के बाहर वाला और रेक्टेंगल के अंदर वाला। अच्छा ये बताओ, ए माइनस बी कौन सा रीजन होगा? बताओ ए माइनस बी कौन सा होगा? जिसमें 1 और 3 आ रहा है वो वाला रीजन। तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो ये सारे ऑपरेशंस ऑन सेट, ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए सबको। कुछ नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में कुछ कुछ जगह पे ये इंटरसेक्शन और यूनियन, ये ऑपरेशन यूज होगा कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। ठीक है। अगर ए बी और यूनियन लिख दिया और बाकी अगर समझ चुके तो बना लेना उसको। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना, जगह छोड़ देना, बना लेना आराम से। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये दो वर्ड्स का मतलब पता है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स और एग्जॉस्टिव सेट्स। क्या मतलब है इनका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, जैसे अगर मान लो मैं सेट ए लेता हूं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। सेट बी लेता हूं तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स ले रहा हूं। समझ गए ना? अब ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा?
क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, मतलब क्या हो गया? नल सेट। समझ में आया? तो ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है उनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। एकदम शॉर्ट में, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। क्लियर सबको? एग्जॉस्टिव क्या होता है? किसी को पता है एग्जॉस्टिव? नहीं पता? अगर कोई दो या दो से ज्यादा सेट जिनका यूनियन लेने पे यूनिवर्सल सेट मिल जाए तो उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव सेट। जैसे इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो अगर मैं दोनों का यूनियन लूंगा तो पूरा नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव सेट्स। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? हाँ, ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हैं। समझ गए ना? पिछले वाला जो एग्जांपल लिया था मैंने वो एक्सक्लूसिव था कि एग्जॉस्टिव था? ए और बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स थे क्या? यस और नो? नो, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमें एक एलिमेंट मिल रहा था। क्या ये दोनों एग्जॉस्टिव थे क्या? नो, एग्जॉस्टिव भी नहीं थे, क्योंकि जब हमने यूनियन लिया तो क्या पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया? नहीं बना। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा था। ये थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। मान लो अगर आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरी तरफ सेट बी है जिसके एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी। इस तरीके का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? तो ए क्रॉस बी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलेंगे। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जिसको हम इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा, जैसे कि 1, फिर कॉमा करके सेकंड एलिमेंट बी का होगा तो 1 कॉमा ए। याद आ गया ना सबको? 1 ए। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बोलो जल्दी? 1 बी। फिर इसी तरीके से 2 ए 2 बी, फिर क्या आएगा? 3 ए और लास्ट क्या आ जाएगा? 3 बी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर? पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, अगर मान लो एन ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अगर मान लो ये 3 है, एन ऑफ बी अगर 5 है, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? तो 15। ये हो जाएगा 3 इंटू 5, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 15। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अच्छा, अगर कभी आर क्रॉस आर, ये लिखा है शायद मैंने, आर क्रॉस आर लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर क्रॉस आर ज्योमेट्रिकली? तो आर का मतलब क्या? आर आर का मतलब क्या? स्टार्टिंग में मैंने सारे नोटेशन बताए थे। आर का मतलब रियल नंबर्स। आर मतलब रियल नंबर्स। तो आर क्रॉस आर मतलब रियल नंबर्स के पेयर बन गए, ऑर्डर्ड पेयर। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 0 0 1 1 2 2 3 3 और बहुत सारे नंबर आएंगे। तो एक रियल नंबर को हम कहां से कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक नंबर लाइन में, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये एक रियल नंबर लाइन हो गई, एक और रियल नंबर लाइन हो गई, दो रियल नंबर लाइन हो गई। अब जब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे तो इसमें 0 0 भी आएगा, इसमें 0 1 भी आएगा, इसमें 1 1 भी आएगा, इसमें 1 2 भी आएगा, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो ये जितने भी नंबर है ज्योमेट्रिकली वो इस पूरे के पूरे 2D प्लेन में सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। समझ में आई ये चीज? तो ऐसा क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ सकता है, ध्यान रखना। तो आर क्रॉस आर क्या एक्सप्रेस करता है, क्या शो करता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। और अगर आर क्रॉस आर आ जाता है तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा? सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ स्पेस, 3D स्पेस। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि अब यहाँ एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये चीज क्लियर है? ये चीजें तो हाँ, ये तो मैंने बता दिया था, इक्वालिटी हो गया। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है? जब अगर 3 का प्रोडक्ट लेते तो ट्रिपलेट आता है, हालांकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें ज्यादा। ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं, नोट करो इस क्वेश्चन को। इफ 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 n of a is equals to p, n of b is equal to q. If n of a is equal to p, n of b is equal to q, then then
ये तो पता है एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, ये तो पता है ना, ए क्रॉस बी कितना होगा, P इंटू क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना होगा। हाँ करेक्ट, तो इसका आंसर होगा 2⁻⁴ PQ। क्या ये क्लियर हुआ सबको? और अगर क्वेश्चन में ये बोला नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या होगा बताओ। अब 2⁻⁴ PQ -1 ऐसा वाला -1 बोल रहे हो या -1 ऐसा वाला -1 बोल रहे हो, अभी वाला कि पिछला वाला? बाकी लोग क्या बोल रहे हो? ये वाला, ये सही आंसर होगा। नॉन एम्प्टी मतलब सिर्फ एक ही को हटाना है ना, एम्प्टी को, उसमें तो ज्यादा हट जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, जैसे अगर मान लो ए क्रॉस बी में हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में आए थे, तो उसमें 2⁻⁶ उसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी बोला तो एक ही तो एम्प्टी वाला हो ना, तो एक ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना, 2⁻⁴ PQ और लास्ट में क्या आ जाएगा -1। सबको क्लियर हो गया ये चीज? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, अब यहां से स्टार्ट होता है रिलेशन। ये रिलेशन की डेफिनेशन है, ये वही डेफिनेशन है जो 11th में पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या है रिलेशन की डेफिनेशन? अ रिलेशन आर। अब यहां पर ये आर में आपको पहचानना है कि वो कौन सा आर है। आर रियल नंबर का भी नोटेशन है, आर रिलेशन का भी, तो वो समझ जाना, वो वर्ड्स में लिखा होगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of all Cartesian products of A cross B। ये पूरी लाइन का मतलब समझ में आया? क्या है रिलेशन? रिलेशन R कोई भी दो सेट्स के बीच में डिफाइंड होता है, एक सेट A और दूसरा सेट B, इन दोनों के बीच में डिफाइंड होता है। और ये A क्रॉस B वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या होगा? सबसेट होगा, ये बोलना चाह रहा है। नहीं आया समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट A है, सेट ए में यहां पर कुछ अल्फाबेट्स है, मान लेते ABCD। ठीक है, और एक दूसरा सेट बी है जिसमें कुछ नाम है, आदि, अजय, भानु, चंद्रा, ये कुछ नाम है। ठीक है, अब अगर मैंने इन दोनों सेट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे? तो जैसे ए वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, ए वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, बी वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, सी वाला एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने जाता हूं, ए क्रॉस बी लेने जाता हूं, तो कितने एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे? सिर्फ ओरली देखो कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ए कॉमा आदि, ए कॉमा अजय, ए कॉमा भानु, ए कॉमा चंद्रा। समझ में आई ये चीज? फिर बी कॉमा आदि, बी कॉमा अजय एंड सो ऑन। तो कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में? टोटल 4 इंटू 4 मतलब कितना हो जाएगा? 16। ए क्रॉस बी में टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसके कई सारे सबसेट्स बनेंगे। हम उसी सबसेट्स को लेंगे जिसमें दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप डिफाइंड हो। तो अभी मैंने जैसे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ये जो है ना, ये इस सेट के एलिमेंट के पहले लेटर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अभी इसके हिसाब से आर, जो रिलेशन आर बन रहा है, उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा? ए कॉमा आदि। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ए कॉमा अजय। नेक्स्ट आ जाएगा बी कॉमा भानु, और लास्ट आ जाएगा सी कॉमा चंद्रा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो रिलेशन क्या होता है एक्चुअली? ये जो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है उसी का एक सबसेट होता है। तो इसको और सिंपलर वे में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, आर इज अ सबसेट और सेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सिंबल याद है ना, ये सिंबल किसका होता है? सबसेट का। और इक्वल लग गया मतलब सेट और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नोट डाउन कर लो, रिलेशन आर ए टू बी में डिफाइंड है, और ये क्या है? सेट है या सबसेट है किसका?
ए क्रॉस बी का? यहां तक की चीजें हो गई। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है? अगर एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, तो ए और बी इन दोनों सेट्स के बीच में कितने डिफरेंट रिलेशनशिप बन सकते हैं, कितने डिफरेंट रिलेशन बन सकते हैं? आई रिपीट, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 4 एलिमेंट्स है, ए और बी के बीच में कितने डिफरेंट रिलेशंस बन सकते हैं? और कुछ? और कुछ? इसका आंसर सामने लिखा है। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसके जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं? 2⁻12। भूल मत जाओ ये चीज। नंबर ऑफ सबसेट अभी यहां पर लिखाया हूं, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2⁻p⁰q। तो यहां पर इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2⁻12। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं इन दोनों के बीच में? 2⁻12। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3-4 साल से हर बार आ रहा है। जो अभी मैं पूछा ना, इसी को घुमा फिरा के पूछा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है? तो अगर नहीं पता तो नोट करके लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो नोट करके कॉपी में लिखो। If n of a is equal to p, if n of a is equal to p, n of b is equal to q, then number of relations from a to b is equals to 2⁻pq। समझ गए? जितने सबसेट उतने रिलेशन। और अगर क्वेश्चन में बोला नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो बताओ क्या होगा आंसर? नॉन एम्प्टी रिलेशन बोल दिया तो सेम चीज, बाकी सब सेम, 2⁻pq, और इधर पे क्या आ जाएगा? -1। समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखना, इसमें एकदम सिंपल है, फिर भी गड़बड़ी हो जाती है, ध्यान रखना। इसको इरेज कर दो ये पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी जो ये मैंने एग्जांपल लिया ना, इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में ये जो पहले वाले एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनको प्री इमेज कहा जाता है। ये वर्ड्स मैं बार बार आगे यूज करूंगा। तो इनको क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। और ये जो बाद वाला जो एलिमेंट होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये प्री इमेज है, और ये जहां पर एरो जा रहा है वो उसकी इमेजेस है, ठीक है? तो जो प्री इमेजेस का सेट होता है, प्री इमेजेस का सेट, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन में बोलता है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? दृष्टि, क्या होगा आंसर? हाँ, A, B, दैट्स इट। डी नहीं आएगा क्योंकि डी की कोई इमेज नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मान लो इसमें एक और नाम होता, फॉर एग्जाम्पल क्या दे दूं? जेब्रा, ठीक है, ओके। तो अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में इसका रेंज पूछा होता और इसका कोडोमेन पूछा होता, कोडोमेन पूछा होता, तो बताओ ये दोनों में आप क्या क्या आंसर करते? रेंज में क्या क्या आता बताओ? आदि, अजय, मतलब जहां जहां पर एरो आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट, और आखिरी वाले को छोड़ के। और कोडोमेन में क्या आते हैं? पूरे के पूरे। तो एक सिंपल सा मतलब है, कोई रिलेशन आर ए से बी में अगर डिफाइंड है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट बी होगा, ये पूरा का पूरा सेट बी क्या हो जाएगा? उसका कोडोमेन हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? और जो इमेजेस का सेट होगा, जो इमेजेस का सेट होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसकी रेंज।
क्या ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए? देखो इसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछेगा, क्योंकि 3-4 सालों से लगभग सेम पैटर्न सेम सिलेबस चला आ रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट कर देगा तो फिर मतलब नहीं होगा ना, इसलिए आप ये सारे फंडामेंटल क्लियर रखना। ठीक है, तो ये प्री इमेजेस इमेजेस ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या क्या चीज है, डोमेन भी मैंने समझा दिया, रेंज भी बता दिया, को डोमेन भी बता दिया। क्या ये सारे कंसेप्ट क्लियर? हटा दूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के वही दो तरीके हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करने के हैं। जैसे कि एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी यहां पर जैसे हमने ये जो रिप्रेजेंट किया, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर को लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो इधर पे मैं लिखूंगा आर इज अ रिलेशन ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट, तो एक जनरलाइज टेम्पलेट होगा जो हर जगह यूज होगा। अब ये बताऊंगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बताना पड़ेगा कि जो छोटा वाला ए है वो बिलोंग करता है सेट ए से, जो ये बी है वो किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। क्या ये क्लियर हो गया? और जो स्मॉल ए है वो फर्स्ट लेटर है नेम ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं? ये चीज जो भी रिलेशन बन रहा हो अकॉर्डिंगली आप लोगों को ये मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। और ये हो गया उसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज यहां पर मैंने बताई है, और ये सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, और इसको एक काम करो, इसको आप लोग आंसर करो। अच्छा, एक और वर्ड इसमें मैं ऐड करता हूं, कई बार ना ऐसा लिखता है रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट ए, सिर्फ इतना लिख देता है। जैसे हमने देखा ना, रिलेशन दो सेट्स के बीच में होता है, ए टू बी, वो नहीं बोलेगा, वो बोल देगा रिलेशन ऑन सेट ए, दूसरे सेट का नाम नहीं लेगा। मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो रिलेशन है उसका पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट मतलब कोडोमेन भी क्या है, ए है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऑन सेट ए का मतलब ए टू ए के बीच में दोनों सेम सेट है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में सेट ए लिखा है और लिखा है डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, या ऐसा लिख देता ऑन सेट ए, मतलब सेम है। ठीक है, और ये रिलेशन अभी जो मेंशन किया ये कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, देखो सेट बिल्डर फॉर्म। और आपको बोल रहा है इसको एरो डायग्राम में एक्सप्रेस करो और फिर उसका डोमेन कोडोमेन रेंज बताओ, और उसके पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म में बताओ। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्स और वाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, एक्स सेट ए से। सेट ए मतलब ये वाला, समझ गए ना? तो एक्स की पहली वैल्यू क्या लूंगा मैं, 1। एक्स की वैल्यू लिया मैंने 1, एक्स की वैल्यू 1 यहां पर डाला, तो वाई की वैल्यू क्या मिली मुझे, 2। तो वाई की जगह पे रख दिया 2। समझ में आएगी नहीं कैसे कन्वर्ट कर रहा है? एक्स की अगली वैल्यू क्या लूंगा मैं, 2। एक्स की वैल्यू मैंने लिया 2, तो 2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो 2,3। ऐसा करते हुए बताओ और क्या क्या एलिमेंट आएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट अभी तक देखो ऑलमोस्ट हमने ना सिर्फ 11th का ही ये सारा कंसेप्ट रिवाइज किया, अगर याद होगा तो। ठीक है, अभी तक 12th वाले पे हम पहुंचे ही नहीं है, इसके बाद से जस्ट स्टार्ट होने वाला था 12th वाला पोर्शन। किसी ने लिखा था क्या क्वेश्चन, क्या था, सेट ए 6 तक था, 1 2 3 4 5 6 तक था। याद होगा y क्या था, y इक्वल टू क्या था, x प्लस 1। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखोगे x प्लस 1 था, तो एक 1 2 आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, 2 3, 3 4, 4 5, फिर 5 6, 6 7 आएगा क्या, 6 7 नहीं आएगा। x की वैल्यू 6 हो सकती है लेकिन y की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, क्योंकि y भी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये पूरे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। इनका एरो डायग्राम भी समझ जाओगे ना, 1 से एरो कहां पर जाएगा, 2 पे, 2 से एरो जाएगा 3 पे। डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा 1 से लेके 5, रेंज क्या होगा 2 से लेके 6 तक।
हाँ, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई ना सबको? और क्या पार्ट बच गया था? रेंज बच गया था। रेंज भी हो गया ना? कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा और रेंज में वाले सारे एलिमेंट आएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई रिलेशंस में? ये था। इसके बाद स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, जो आपका पहला पार्ट है सिलेबस का, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्योंकि अभी तो मैं पूरा रिलेशंस ही बता रहा था, डोमेन को डोमेन रेंज बता रहा था, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। डोमेन को डोमेन और रेंज के फंडामेंटल क्वेश्चंस, ठीक है? तो वो 11th का भी कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है 12th, ठीक है? तो लोगों की आज तो मैथ्स क्लास ही रहती ना बस। एक मिनट देखता हूँ, अगर बारिश वारिश नहीं होगी तो छुट्टी ही कर देते हैं, क्योंकि फिर चालू हो जाएगा। क्या करूँ बताओ टॉपिक, और आगे समझ पाओगे ऐसे में कि छुट्टी करना है? छुट्टी करना है? इसके बाद देखो छोटा सा टॉपिक एक बता देता हूँ, ओरली सुन लो, है ना? अ, 3 टाइप के रिलेशंस हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है? ये तीनों रिलेशन को पहचानना, ये क्वेश्चन आता है। मतलब आपको रिलेशन दे देगा, चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में, और फिर आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये पहचानना होगा। अगर कोई रिलेशन तीनों होगा तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आना ही आना है ये क्वेश्चन, ठीक है? अब क्या होता है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक? एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि अगर मान लो ए और बी दो भाई हैं, ठीक है? अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हुआ, ठीक है? तो ए और बी अगर रिलेटेड है तो बी और ए भी सेम रिलेशन से रिलेटेड होंगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ऐसा वाला जो रिलेशन होगा, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। अगर ए और बी आपस में रिलेटेड है, बी और ए भी आपस में रिलेटेड है, तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो ए लड़का है और बी लड़की है, ठीक है? तो ए बी का भाई है, लेकिन बी ए की क्या है? बहन है। तो क्या ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे? नहीं, ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर मान लो ए बी रिलेटेड है आपस में, बी ए भी सेम रिलेशन में रिलेटेड है, तो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है? और ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में तीन कैटेगरी में हम देखते हैं। जैसे मान लो ए बी सी 3 भाई हैं, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, और इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं ए और सी भी आपस में भाई है, तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। ट्रांजिटिव मतलब एक से आगे फ्लो कर रहा है नेक्स्ट। क्लियर हुआ? अब इसको हम कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल से अगर मैं बता पाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक काम करते हैं, आज एंड ही कर देते हैं क्लास, क्योंकि बारिश होने का चांस है और तुम लोग कहीं फंस मत जाओ, ठीक है? और 10-15 मिनट ही बचे थे, तो बेटर ही खत्म करते हैं क्लास। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ हाँ, पूछ लो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पूछ लो। ऋषभ वाले रूम में चल, वाले रूम पे आ जाओ, दो दो लाइन है ना? और किसी का अगर कोई डाउट है ना किसी भी चैप्टर में तो पूछ लो।
तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे ही कर रहे हैं ना, तो एक दो क्लासेस मैं लूंगा, अभी उस पे चालू करूंगा थोड़ा सा